फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बायर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम चैनल पर सीटेट जुलाई 2025 पेपर टू साइंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे चैनल पर, और वो भी बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। और जिन स्टूडेंट्स को चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से समझनी है, जिन स्टूडेंट्स का बेस स्ट्रांग नहीं है, उनको ये क्लासेस बहुत हेल्प करेंगी। तो आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। और आप तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने चीज़ें आपको उसमें समझाई हैं, तो वो क्लास आप लोग ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको ये हेल्प मिल जाए कि आपको तैयारी करनी कैसे है। और जो सीटेट एग्ज़ाम में चेंजेस हो रहे हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हैं, तो ये क्लास आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्लास का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से उस क्लास को देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको तैयारी सीटेट एग्ज़ाम की करनी कैसे है। आज की क्लास में हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 बुक का नाम है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। इसके हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की अद्भुत दुनिया। सेकेंड चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीवित दुनिया में विविधता। तो ये 2 चैप्टर आज हम कवर करेंगे और टू द पॉइंट चीज़ें समझेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे। तो आप लोग साइंस को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ समझिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं तो वो बोर होने लगते हैं। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की। तो इसलिए इस बुक का नाम भी है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो आपको साइंस समझ भी आएगी और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है। तो आप लोग ये क्लासेस देखेंगे तो आपको साइंस बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी और आपका इंटरेस्ट भी आएगा। तो आज हम ये 2 चैप्टर कवर करेंगे और मैं आपको कुछ क्लासेस सजेस्ट कर रही हूँ आज की क्लास में, वो आप लोग ज़रूर देखना। क्लास है फूड, सेकेंड है न्यूट्रिशन इन प्लांट और थर्ड है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये क्लासेस मैंने चैनल पर कराई हैं और आप लोग इन क्लासेस को देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको सीटेट जुलाई 2025 एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि वाली क्लास से सोर्स ऑफ फूड कवर हो जाएगा, विटामिन कवर हो जाएंगी, टेस्ट कराए हैं वो कवर हो जाएंगे और कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट कैसे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, और न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसमें मैंने ह्यूमन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट समझाया है स्टेप बाय स्टेप, कई बार स्टेप भी आते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जो एनिमल है वो डाइजेशन कैसे करते हैं, ये सभी मैंने इन क्लासेस में समझाया है। और फिर इन सभी क्लासेस के मैंने ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं टॉपिक वाइज। तो ये क्लासेस अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की अद्भुत दुनिया। इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें समझेंगे, जैसे कि साइंस क्या होता है, हमारी लाइफ में इसका क्या महत्व है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिस्ट कौन होते हैं, ये सभी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइंस क्या है। साइंस सोचने का, अवलोकन करने का और कार्य करने का एक तरीका है, जिससे कि हम इस वर्ल्ड की यानी कि संसार की और यूनिवर्स की यानी कि ब्रह्मांड की जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी मिस्ट्रीज हैं, उसको समझ सकें। और कौन सी चीज क्यों होती है उसको जानने की कोशिश करते हैं साइंस के माध्यम से। तो ये सभी चीजें हम कैसे करते हैं, ऑब्जर्व करके, चीजों को समझकर, एक्सपेरिमेंट करके, क्वेश्चंस करके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्यूरियोसिटी, यानी कि हमारे अंदर इन सभी चीजों को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, चीजों को जानने की, क्वेश्चंस करने की, जिससे कि सभी आंसर्स हम अच्छे से ढूंढ सके, चीजों को खोज सके, समस्याओं का समाधान कर सके। साइंस की सबसे अच्छी और खास बात यह है कि ये हर जगह है, एवरीवेयर। समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की विशालता तक, रसोई में क्या पक रहा है से लेकर खेल के मैदान में क्या हो रहा है, तो हर एक जगह साइंस है। कैसे, ये तो हम आगे धीरे धीरे समझेंगे ही। और इन्हीं जगहों से, इन्हीं अनएक्सपेक्टेड जगहों से आश्चर्यचकित कर देने वाली डिस्कवरीज हुई हैं। साइंस इज लाइक अ जाइंट पजल एंड एवरी न्यू डिस्कवरी एड अ पीस टू दैट पजल, यानी कि विज्ञान एक विशाल पहेली की तरह है और हर नई खोज उस पहेली के एक टुकड़े जैसी है जो कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जो डिस्कवरी है, जो खोज है, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ज्ञान का प्रत्येक टुकड़ा अधिक प्रश्नों और अधिक चीजों को खोजने की ओर ले जाता है और हर एक नई डिस्कवरी से हमें नई जानकारी मिलती है। तो साइंस के थ्रू हम
इस अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में जानेंगे। अब समझेंगे कि अर्थ क्या है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारी जानकारी में जिस पर लाइफ संभव है, जिस पर मानव, पौधे और पशु के लिए जीवन संभव है। क्योंकि पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है उस पर एयर है, ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है और वी मस्ट प्रोटेक्ट, यानी कि इसे हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। अब हम समझेंगे साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि क्या है, तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू ही समझ लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम किसी भी चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में कोई सवाल यानी कि क्वेश्चंस भी हम वहां पर सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी प्लांट को देखा और देखा कि उसकी पत्ती हरी कलर की है, तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो पत्ती में हरा कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर खोजने लगते हैं कि क्या क्लोरोफिल की वजह से ऐसा है। फिर जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि और भी कलर की पत्तियां हैं। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस हम सोच लेते हैं। अब जो क्वेश्चंस का आंसर है वो भी हम गैस कर लेते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं। गैस इज अ पॉसिबल आंसर, जो भी गैस हमने किया था उसका हम एक पॉसिबल आंसर ढूंढ लेते हैं और इसी को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी आंसर हमने गैस किए थे अब हम उनको टेस्ट करके देखेंगे। फिर जो उनके रिजल्ट निकल कर आएंगे उनकी हम एनालिसिस करते हैं और लास्ट में हम एक सॉल्यूशन यानी कि कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि हाँ, जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन जो अदर कलर की पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल के साथ साथ कलर पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उनका कलर हरे रंग के अलावा और भी तरह का होता है। तो इस तरीके के एक कंक्लूजन पर हम पहुंच गए। तो ये जो पूरी प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये जो पूरा तरीका हम यूज कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। और ये जो स्टेप है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसके जो स्टेप है ये भी कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप वही लिखा है, तो आप लोग पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग रीडिंग कर लेना। और यहाँ पर जो ये लिखा है ना, गैसेस ऑफ पॉसिबल आंसर, इसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैडम ने हाइपोथेसिस बताया है लेकिन यहाँ पर तो कुछ और लिखा है। अब हम समझेंगे साइंटिस्ट क्या होते हैं, वैज्ञानिक कौन होते हैं। They are people who follow the scientific method to solve problem or to discover new things. Science is rarely done alone. Scientists across the world work together, often in large team. तो साइंटिस्ट कौन है, वे लोग जो समस्याओं को हल करने के लिए, नई चीजों की खोज करने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो साइंटिफिक मेथड है उसका यूज करते हैं, उसका पालन करते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं। और साइंटिस्ट जो है ना, वो शायद ही अकेले वर्क करते हो, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो पूरे एक ग्रुप में, एक टीम में काम करते हैं, एक साथ मिलकर चीजों को खोजते हैं और उनका पॉसिबल रीजन ढूंढते हैं। तो साइंटिस्ट, आई होप आपको समझ में आ गया। और कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है, वो साइंटिस्ट की तरह ही एक्ट कर रहा है। हम एक प्रॉब्लम को साइंटिफिक वे में सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सभी साइंटिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, चाहे वो साइकिल को रिपेयर करने वाला हो, या फिर इलेक्ट्रीशियन हो, या किचन में कोई खाना बनाने वाला हो। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आप या वो व्यक्ति साइंटिस्ट की तरह ही एक्ट कर रहा है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। अब हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है। द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन contribute to the biodiversity of that region। तो जैव विविधता क्या है, किसी भी रीजन या एरिया में कितने प्लांट हैं, कितने एनिमल हैं, और प्लांट एंड एनिमल के उसी ग्रुप को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और ह्यूमन भी इसी का ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही जगह पर आप कितने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं, तो ये सभी मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और इस बायोडाइवर्सिटी में जो भी प्लांट्स और एनिमल है ना, उनका सबका अपना एक रोल है, सबकी अपनी एक भूमिका है, और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक भी है। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, फ्लावर हैं, और ये सभी मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं।
अब ये प्लांट और एनिमल किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो पेड़ हैं वो बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल को शेल्टर यानी कि आवास और फूड देते हैं और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। इसी तरीके से एनिमल क्या करते हैं, जो खाना या फ्रूट्स खाते हैं ना, उनके बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं, जिस वजह से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से बायोडायवर्सिटी में जो प्लांट और एनिमल हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये अपनी भूमिका अपने रोल को निभाते हैं। अब हम समझेंगे ग्रुपिंग यानी कि समूहीकरण। Grouping make easier to understand and study plant and animal on the basis of their similarities and differences. ग्रुपिंग करके हम प्लांट्स और एनिमल को उनकी सिमिलैरिटीज, समानता और डिफरेंसेस, अंतर के बेसिस पर समूह में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि उनको समझना और अध्ययन करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्लांट को रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स के बेस पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एनिमल को उनकी फूड हैबिट के बेस पर ग्रुपिंग कर सकते हैं और इससे हमें उनको समझने में आसानी होती है और हमें स्टडी करने में भी आसानी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रुपिंग क्या है। स्टार्टिंग में मैंने जो क्लासेस आपको सजेस्ट की हैं, जो क्लासेस बताई हैं, फूड वाली, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये तीनों क्लासेस आप लोग जरूर देखना। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप लोग आसानी से उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब हम समझेंगे हर्ब, श्रब्स एंड ट्री क्या है। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स, स्टेम एंड ब्रांचेस। पौधों को आमतौर पर उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। अब हम समझेंगे हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी। हिंदी में इसको जड़ी बूटी कहते हैं और कुछ बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो हर्ब क्या है? हरे और कोमल तने वाले पौधों को जड़ी बूटी कहा जाता है। ये आमतौर पर छोटे होते हैं और कभी-कभी इनमें जो ब्रांचेस होती हैं ना, वो नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट, जो टोमेटो प्लांट है वो हर्ब्स का एग्जाम्पल है। आपने देखा भी होगा जो टोमेटो का जो पौधा होता है ना, वो छोटा होता है हाइट में और उसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है। श्रब्स क्या है? कुछ पौधों की जो शाखाएं हैं तने के आधार से निकलती हैं। तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। इन्हें ही श्रब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज का प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, जिसे गुड़हल का पौधा कहते हैं। नेक्स्ट ट्री। तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं जिनका तना कठोर होता है और थिक होता है यानी कि मोटा होता है। उनके तने के ऊपरी हिस्से से शाखाएं निकलती हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री और भी कई सारे ट्री के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट समझेंगे तो नोट करके आप लोग ये बात याद रखेंगे। सम प्लांट विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं, इन्हें चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, जैस्मिन, बोटल गार्ड, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? क्लाइंबर्स के। सम प्लांट क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ पौधे जमीन पर रेंगते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पंपकिन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम समझेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम प्लांट को डिवाइड कर सकें उनकी लीफ के बेसिस पर। तो हाँ बिल्कुल, जो प्लांट्स की लीफ होती हैं उनमें रेटिकुलेट बेनिशन देखने को मिलता है और पैरेलल बेनिशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेनिशन क्या है। आपने देखा होगा कि पत्तियों में पतली पतली रेखाएं होती हैं और इन्हीं बेन्स को, ये जो पतली पतली बेन्स होती है ना पत्तियों पर, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेनिशन बोलते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ बेन्स ऑफ बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडिल बेन्स। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट बेनिशन। तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में एक बेन्स जैसी होती है मोटी, और इसके आसपास कई छोटी छोटी बेन्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, सिराएं होती हैं। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट बेनिशन बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है हमें? हिबिस्कस के जो प्लांट होते हैं यानी कि गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं उनमें देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे
parallel venation. In some leaves, you may observe that the veins run parallel. This pattern is called parallel venation. तो कुछ पत्तियों में आपने देखा होगा कि सीधी सीधी समांतर सिराएं चलती हैं और इसी प्रकार का जो पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनिशन बोलते हैं, समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अब ये हमें किस में देखने को मिलता है? बनाना प्लांट में। और किस में देखने को मिलता है? जो ग्रास होती है उनकी पत्तियों में भी पैरेलल वेनिशन होता है इस तरीके से। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है वो पैरेलल वेनिशन होता है। अब हम जो प्लांट हैं उनको रूट के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रूट, जड़ों के प्रकार। तो फर्स्ट टाइप हो जाएगा टैप रूट और सेकंड है फाइब्रस रूट। टैप रूट कौन सी होती है? इन पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें एक मुख्य जड़ होती है और उसके आसपास कई सारी छोटी छोटी पार्श्व जड़ें होती हैं और जो मुख्य जड़ होती है उसी को टैप रूट कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि टैप रूट क्या है। प्लांट की जो मेन रूट होती है ना उसी को हम टैप रूट कहते हैं और इसके आसपास कई छोटी छोटी पास जड़ें होती हैं, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट हो गया, हिबिस्कस प्लांट हो गया। तो इनकी जो रूट होती है वो कैसी होती है? टैप रूट होती है। फाइब्रस रूट, इन प्लांट की जो रूट होती है वो प्लांट के बेस से ही निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और इनमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है, सारी पतली पतली थिन रूट्स होती है, जैसे कि रूट्स का एक गुच्छा यानी कि बंच बन गया हो। इस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो रूट होती हैं उन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉमन ग्रास। अब हम यहाँ पर एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंच गए कि जिन प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जिन प्लांट की पत्तियों में, उनमें रूट कैसी होगी? टैप रूट होगी। रेटिकुलेट वेनेशन हमने समझ लिया। अब जिन प्लांट की जो लीफ होती है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो उनकी रूट कैसी होंगी? टैप रूट होंगी। और जिन प्लांट की पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होगा उनकी जो रूट होगी वो फाइब्रस रूट होगी। और इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब हम समझेंगे कि क्या पौधे के जो बीज होते हैं उनका प्लांट की जड़ पत्ती के वेनेशन के बीच कोई संबंध है या फिर सभी बीज एक समान होते हैं। तो जो सीड होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोटिलिडन्स क्या है। आपने देखा होगा कि जब हम चने के बीजों को पानी में सोक कर देते हैं तो वे फूल जाते हैं और हम उनको ईजिली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो भाग हमने अलग किए हैं सीड के, इन्हीं को क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स कहते हैं। इस तरीके से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो दो पार्ट अलग हुए हैं इन्हीं को हम कोटिलिडन्स कहते हैं। तो हम समझेंगे डाइकोटिलिडन्स यानी कि दो बीजपत्री क्या है? जिन पौधों के बीजों में दो कोटिलिडन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? डाइकोटिलिडन्स बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चिकपी सीड। अब मोनोकोटिलिडन्स, जिन पौधों के बीजों में एक बीज पत्र होगा उन्हें हम मोनोकोटिलिडन्स कहेंगे, जैसे कि मेज। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो मेज का सीड है ये मोनोकोटिलिडन्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके जो कोटिलिडन्स हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, इसमें एक सिंगल कोटिलिडन्स होता है, इसलिए ये मोनोकोटिलिडन्स का एग्जाम्पल है। आई होप आपको चीजें क्लियर हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट। अब हम समझेंगे डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट्स कौन से होते हैं। और जो हमने पत्तियों की वेनिशन में टाइप ऑफ रूट समझे, नंबर ऑफ कोटिलिडन समझे बीज के, तो इनमें क्या संबंध है ये भी हमें समझ में आ जाएगा। तो डाइकोट प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनिशन होता है और रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है। और इनका जो सीड होगा उसमें टू कोटिलिडन्स होंगे। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इन प्लांट्स की जो रूट है वो टैप रूट है, पत्तियां कैसी हैं? रेटिकुलेट वेनिशन की हैं और इनका जो सीड है उसमें टू कोटिलिडन्स है। तो इस तरीके से पूरा एक इनमें संबंध होता है, तो आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। मोनोकोट प्लांट्स कौन से हैं? जिनकी लीफ में पैरेलल वेनिशन होगा और रूट कैसी होगी? फाइब्रस रूट होगी और इनका जो सीड होगा उसमें सिंगल कोटिलिडन्स होगा। यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट समझेंगे एडेप्टेशन, जिसे हम हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं। द स्पेसिफिक फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन। ऐसे स्पेशल फीचर्स या ऐसी विशेष विशेषताएं जो प्लांट और एनिमल्स को किसी पर्टिकुलर रीजन में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन या अनुकूलन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कैक्टस का प्लांट देखते हैं,
ये कहाँ पर पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है देवदार ट्री, ये हमें माउंटेन रीजन में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मंगूस ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड ये हमें माउंटेन रीजन में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो कैमल की प्रजाति होती है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके के कैमल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो कैमल राजस्थान में पाए जाते हैं, इनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं और चौड़े खुर वाले होते हैं, जिसे इंग्लिश में हूप्स बोलते हैं। और ये जो पैर इनके होते हैं ये रेत में धसे बिना आसानी से चलने में हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कैमल लद्दाख में पाए जाते हैं, इनके जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, जिससे कि इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से चलने में हेल्प मिल सके। अब जो राजस्थान के कैमल होते हैं उनके पीठ पर एक हम्स होता है, और जो माउंटेन रीजन के कैमल होते हैं उनके पीठ पर दो हम्स देखने को मिलते हैं। हम्स क्या काम करते हैं? खाने को और उनके न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, जिससे कि ये टाइम टू टाइम उसको यूज कर पाए। इसी तरीके से नीलगिरी के सोला फॉरेस्ट में रेडिडोंटन्स के प्लांट की बात करें तो यहाँ पर जो प्लांट पाए जाते हैं वो कम ऊंचाई वाले होते हैं, और पहाड़ों की चोटियों पर तेज हवाओं के कारण इनके जो पत्ते होते हैं वो भी कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन प्लांट्स की प्रजाति सिक्किम में भी पाई जाती है, तो ये प्लांट लंबे देखने को मिलते हैं। रेडिडेंड्रॉन का मतलब है खूबसूरत चमकीले फूल वाला प्लांट। तो हमने देखा कि सेम प्लांट है, सेम एनिमल है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में ये अलग अलग तरह की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको एडेप्टेशन क्लियर हो गया कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जानवर में जो विशेष विशेषताएं होती हैं जो कि उनको वहां जीवित रहने के लिए उपयुक्त बनाती हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? वह स्थान जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उन्हें उनका आवास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समुद्री कछुए जो होते हैं उनका आवास क्या है? समुद्र या फिर महासागर है। इसी तरीके से ऊंट का आवास गर्म या ठंडा रेगिस्तान है, अभी हमने एग्जाम्पल में समझा था। रोडोडेंड्रॉन का आवास पहाड़ है, ये भी हमने अभी पिक्चर से समझा था। पौधे और जानवर का आवास उन्हें भोजन, पानी, आश्रय और जीवित रहने के लिए अन्य जरूरतें प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जानवर एक ही आवास साझा करते हैं। किसी क्षेत्र की जैव विविधता को आकार देने में आवास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से हमने प्लांट की ग्रुपिंग की थी उनकी सीड के बेसिस पर, लीफ के बेसिस पर और रूट के बेसिस पर, उसी तरीके से अब हम एनिमल को उनके हैबिटेट के बेसिस पर ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि जलीय आवास। व्हेन ऑर्गेनिज्म लिविंग वाटर, दिस प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि जो जीव जल में रहते हैं उनके रहने के इस स्थान को जलीय आवास कहते हैं। जैसे कि पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ओशन, ये सभी एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। और वाटर इज अ मीडियम इन एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास में पानी एक माध्यम है। तो जो जलीय आवास में रहने वाले जीव हैं वो कौन से हो जाएंगे? फिश, डॉल्फिन, वेल और भी कई सारे जीव ऐसे हैं जो जल में रहते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि स्थलीय आवास। व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड, दिस प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि जब जीव भूमि पर रहते हैं तो रहने के इस स्थान को स्थलीय आवास के रूप में जाना जाता है। वन, रेगिस्तान, बाग, चाय के बागान और पहाड़ स्थलीय आवास के उदाहरण हैं, और स्थलीय आवास में वायु माध्यम है। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? हॉर्स, सीप, स्क्वेरल, अर्थवर्म, पिजन, मंगूज, स्नो लेपर्ड, ये सभी कहाँ रहते हैं? स्थलीय आवास में रहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो स्थलीय आवास में रहते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे एम्फीबियंस, उभयचर। सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। कुछ जानवर पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं, इन्हें उभयचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, टर्टल है, तो ये सभी जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते हैं। अब हम समझेंगे कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट, आवास के घटक। तो आवास के दो घटक हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं।
और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। तो क्या हमने कभी इस तरीके से सोचा है कि क्या होगा अगर किसी पौधे या जानवर की आवाज को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि गोट को खाने के लिए ग्रास ना मिले, मछली को सरवाइव करने के लिए पानी ना मिले। तो अगर ये चीजें नहीं हुई तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, वनों को काटने से, जो पशु पक्षी हैं उनका शिकार करने से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको नुकसान हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, भारत में बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में गिरावट आई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। बंगाल टाइगर की घटती आबादी की रक्षा के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। द चीता reintroduce project was initiated in 2022 to restore the population of the cheetah। इसी तरीके से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवासों को संरक्षित करने की घोषणा भी की गई। अब हम समझेंगे ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, पारंपरिक रूप से संरक्षित वन, जिसे हम सेक्रेड ग्रुप्स भी कहते हैं, पवित्र उपवन। ये क्या है, ये हम समझेंगे। ये फॉरेस्ट के ही एरिया होते हैं, ये छोटे या बड़े कैसे भी हो सकते हैं और पूरी इंडिया में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर है, जिसमें कई सारे मेडिसिनल प्लांट भी शामिल हैं। तो जो सेक्रेड ग्रुप्स है उनको वहाँ के लोकल के जो लोग हैं ना, वो संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये कम्युनिटी ये पूरा ध्यान रखती है कि कोई भी वहाँ पर आकर प्लांट को और एनिमल को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरीके से जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं वो एक ट्रेजर हैं, यानी कि खजाना है। किस चीज का, बायोडाइवर्सिटी का, और जो भी प्लांट और एनिमल रहते हैं उनका। तो हमें बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करनी होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो हमारा ग्रह पृथ्वी है जीवन से परिपूर्ण हो और प्लांट एंड एनिमल को जीवित रहने और फलने फूलने में मदद मिले। अब हम समझेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में। जानकी अमाल वाज एन इंडियन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट जो प्लांट लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट की बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने डॉक्यूमेंट किया और प्रिजर्व किया। डॉक्यूमेंट किया यानी कि रिकॉर्ड किया, लिखना स्टार्ट किया, और प्रिजर्व किया यानी कि बचा कर रखा। और इन्होंने सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्या है, ये हम आगे समझेंगे। तो हमारे देश में एक संस्था है गवर्नमेंट की, जिसका नाम है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जानकी अमाल जब इस इंस्टीट्यूट की हेड बनी तो उन्होंने कई सारे प्रोग्राम चलाए, जिसमें प्लांट की डाइवर्सिटी को रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट करना इनिशिएट किया, यानी कि शुरू किया था। अब हम समझेंगे सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। तो ये एक रियल और सक्सेस स्टोरी है, कहाँ की, केरल के पलक्कड़ जिले की। अब ये क्या पूरी कहानी है ये मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो आप लोग एक बार रीडिंग कर लेंगे तो सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है, इसके आसपास जो लोग रहते थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया जा रहा था। कहाँ पर, कुंती पुंजा के ऊपर। तो ये जो डैम बनता इससे बिजली उत्पन्न होती, और इसे बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता, जंगल को काटना पड़ता, जिसकी वजह से जो वहां पर प्लांट और एनिमल रह रहे हैं उनको नुकसान होता, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता, और जंगल को भी नुकसान होता, हरियाली भी खत्म हो जाती। तो जो लोग यहाँ पर रहते थे आसपास, और जो आसपास लोग नहीं भी रहते थे, वो भी इस मूवमेंट में शामिल हुए। एक आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट किया कि ये जो डैम है वो नहीं बनना चाहिए। तो ये मूवमेंट 10 साल तक चला था, और इस मूवमेंट को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई गई, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिया गया, और कोर्ट में प्रोटेक्शन भी दी गई, जिस वजह से ये जो मूवमेंट है वो सक्सेस रहा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो रुक गया, और जो जानकी अमाल है उन्होंने सेफ साइलेंट वैली में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे एक और साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम है सलीम अली। तो ये कौन थे, इनके बारे में समझेंगे। इन्होंने पूरी इंडिया में ट्रेवल किया और जो बर्ड यानी कि चिड़िया है उसकी डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया, पहचाना, जानने की कोशिश की, और इन्होंने बर्ड के जो ट्रेवल रूटीन है उसको समझा। ट्रेवल रूटीन यानी कि चिड़िया कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, और उनके हैबिटेट की भी लिस्ट तैयार करी, और ऐसे रीजन का पता लगाया जहां पर
बर्ड की जो डाइवर्सिटी है वो हाई है। हाई यानी कि जहाँ पर बर्ड की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और ऐसी जगह को उन्होंने कंजर्व किया यानी कि सेव किया। फॉर एग्जाम्पल केलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटका। कर्नाटका के मांड्या में ये एक बर्ड सेंचुरी है जिसको इन्होंने प्रिजर्व किया, बचा कर रखा। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी जो बर्ड पाई जाती हैं उनके ऊपर इन्होंने 10 किताबें लिखी। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया 1976 में। तो यहाँ पर जो क्लास है वो कंप्लीट होती है, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, या फिर सीटेट 2025 एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।